कल हम लोग बात कर रहे थे आपका राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में। उसके बाद जो चैप्टर दिए गए वो निर्वाचन संबंधी अपराध, सिक्कों और स्टाम्पों, इनसे संबंधित अपराधों के विषय पर। चूंकि जो आप पढ़ते हैं वो आप उपयोगी ही पढ़ना चाहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निर्वाचन संबंधी अपराध और सिक्कों और स्टाम्पों से संबंधित अपराध अनइम्पॉर्टेंट की कोटि में आते हैं। इसलिए इन्हें बताने पर आज तक हमने समय बर्बाद नहीं किया। ठीक है, यद्यपि हमारे दृष्टिकोण से तो अनुच्छेद 31 पढ़ाना वो भी जरूरी था, लेकिन जब हमने उसे पढ़ाने का निर्णय किया और उसे पढ़ाना प्रारंभ किया तो हमें खुद अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमें इस प्रकार की भूल नहीं करनी चाहिए थी कि जो आपके हिसाब से अनइम्पोर्टेंट है उसे पढ़ाया जाए, क्योंकि उसे पढ़ने में कोई रुचि आपकी नहीं दिखाई दी और आप ज्ञानार्जन के लिए पढ़ते ही नहीं। ठीक है, आपका उद्देश्य स्वयं को मालिक से नौकर में परिवर्तित करना है, तो नौकर बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज्ञानार्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप में से कोई ये चाहता होगा कि वो नौकर नहीं ज्ञान प्राप्त करे, तो जब हमने बिना किसी सहायता के सारे एक्ट खुद समझ ही लिए अंततः, तो आप दो चैप्टर तो समझ ही लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है, इस कारण से ये दो चैप्टर न हमने कभी बताए और न इस बार बताएंगे। ठीक है, तो ये दो चैप्टर्स को जब हम छोड़ देते हैं तो फिर सीधे जिस चैप्टर की बात आती है वो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। और आपको आपराधिक विधि पढ़ते समय एक विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए, और अगर वो विशेष बात आप ध्यान में रख लें तो फिर सारी समस्या ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि कल्पेबिलिटी, अपराधिकता, इसका जन्म कहां पर हो रहा है। ठीक है, एक विशेष बात होती है, वहीं पर आपराधिकता का जन्म यह हो जाता है। जैसे मृत्यु कारित करने का आशय या इस संभाव्यता का ज्ञान कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, जो कुछ आप करने जा रहे हैं उससे किसी मानव प्राणी की मृत्यु हो जाएगी, तो ये ज्ञान और आशय है किसी मानव प्राणी की मृत्यु के संबंध में जो आप में निवास कर रहा है, और यही आपको स्वयं में दोषी बना रहा है, परिणाम दोषी नहीं बना रहा है। व्यक्ति की मृत्यु तो हो सकता है आप राइट टू सेल्फ डिफेंस इसका यूज कर रहे हो तो भी हो सकता है व्यक्ति की मृत्यु को आप अपकारित करें तो आपको भारत रत्न ये मिल जाए, महावीर चक्र, परमवीर चक्र ये मिल जाए। तो परिणाम ये अपने में कोई खराब बात है ही नहीं, परिणाम अपने में कोई दोष या पुण्य का कृत्य ये उत्पन्न ही नहीं करता। आपको हमेशा क्रिमिनल लॉ में ये देखना चाहिए कि कल्पेबिलिटी ये कहां है। कोई भी सेक्शन अगर अपराध का वर्णन कर रहा है तो आपराधिकता किसी विशेष मन स्थिति उसमें निवास कर रही होगी, उतावलापन, उपेक्षा इसमें निवास कर रही है कल्पेबिलिटी। अब ये अलग बात है कि उतावलेपन और उपेक्षा, इन भाव स्थितियों को आपने शब्दों में सुना है,
लेकिन जो भाव स्थिति है, ठीक है, उसको शब्दों में वर्णित कर पाने की क्षमता ये आप में नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो डेफिनेशन उतावलेपन और उपेक्षा की क्या हो सकती, ये आपको कई बार बताया गया। और अगर आप अनुभव करें, यानी थोड़ी आंख खोलकर देखें कि कब आखिर यह कहा जाता है आपके दैनंदिन जीवन में कि तुमने लापरवाही से काम किया है, ठीक है, कब यह कहा जाता है, ये अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व कर ले तो किसी किताब की जरूरत नहीं बचती। कोई किताब नहीं चाहिए। हमने सुबह कहा था आपसे कि पढ़े, ये कब माना जाए, जब आप पढ़े तो, लेकिन मेहनत नहीं हुई। आप पढ़ें और मेहनत न हो तभी पढ़े, अदरवाइज पढ़ने का नाटक किया है और उस पढ़ने का कोई फल ये आपको होगा भी नहीं। जब आप पढ़ें और मेहनत न हो, काम इसे करने का प्रयास आप करें, क्योंकि प्रयास ही आप कर सकते हैं। काम आप कर पाएंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं, ये तो ईश्वर की कृपा से होगा, ठीक है। आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, तो आप प्रयास करें, किंतु प्रयास में मेहनत न हो। ये उलट बात सी है कि प्रयास हो लेकिन मेहनत न हो, और ये ठीक वैसे ही है जैसे आप कार चलाते हैं लेकिन मेहनत नहीं होती है। कार अपने आप चलती है, आप बात भी करते जाते हैं, खाना भी खाते जाते हैं, फोन पर भी बात कर रहे हैं और कार चल रही है, कोई मेहनत नहीं। आप थकते भी हैं, ड्राइविंग आप करते करते थक गए, आप थके भी, लेकिन मेहनत नहीं हुई। मेहनत एक अलग भाव स्थिति का नाम है। आपने कविता लिखी है, मेहनत नहीं होनी चाहिए। अगर मेहनत से लिखी है तो बेकार है, कुछ नहीं होगा, वो कविता डस्टबिन में पड़ेगी, उसे कोई नहीं पढ़ेगा। तुलसीदास ने खंडकाव्य लिखा, मेहनत नहीं हुई, ठीक है। जब मेहनत से कोई काम किया जाएगा तब जो परिणाम आएंगे वो सुखकारी नहीं होंगे। दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हुई हैं उनमें मेहनत नहीं हुई, कर्ता की कोई मेहनत नहीं। और मेहनत कब नहीं होती है, जब काम परिणाम तक पहुंचे, ये चिंता खत्म है। पहुंचे ना पहुंचे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। काम करना ये अपने में मजेदार है। आप खेल खेलते हैं, हमने सुबह भी कहा, आप खेल खेलते हैं, मेहनत नहीं होती, थकते हैं आप खेलकर, लेकिन वो थकान प्रफुल्लता देती है, वो थकान प्रसन्नता देती है, वो थकान आपको उद्विग्न ये नहीं करती है। उस थकान से आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो आप पढ़ें, थकान भी हो, लेकिन निराशा उद्विग्नता ये नहीं होनी चाहिए, मन में प्रसन्नता ये होनी चाहिए। और ये होगा कब, हमने सुबह भी कहा, ज्ञान। इसकी कसौटी सिर्फ इतनी है कि ये आपको हल्का बनाए तो ज्ञान है, और ये खोपड़ी पर लदे तो ये बोझ है, ये ज्ञान नहीं है। और हमने कल भी कहा था और सुबह भी कहा कि अजब हाल है, आप ज्ञान के नाम पर बोझ लेने जा रहे हैं, जगह जगह से आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वो बोझ है, वो आप सिर पे लादे घूम रहे हैं, ठीक है। उसे देख के और डर लग रहा है, उसे देख के और उद्विग्नता पैदा हो रही है, कैसे होगा, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। कानून जानना लक्ष्य होना चाहिए। हम कानून जान लेंगे बस होगा, नहीं होगा। कानून जानना ये अपने में इतनी बड़ी बात है कि अगर हम जान गए तो बस इसके बाद क्या करना है। और ये निश्चित मानिए, जिस दिन इस भाव के साथ आप कुछ भी करते हैं तो वो फिर करना नहीं रहता,
वही पूजा बनती है, उसी के लिए कहा जाता है कर्म पूजा है, उसी कर्म के लिए कहा जाता है पूजा। जो तुम जो करते घूमते हो ये नहीं है, उसी कर्म के बारे में कहा गया वो पूजा है। और फिर निश्चित तौर पर जब आप पूजा करेंगे तो कृपा उतरेगी, क्योंकि कृपा मांगी नहीं जाती, वो तो उतरती है, वो तो उतरेगी। और डेफिनेटली आपको चीजें आ ही जाएंगी, और जब चीजें आ ही गई तो उन चीजों के आ जाने से जो कुछ प्राप्त होता है वो अप्राप्त नहीं रहने वाला है। ये हो सकता है आप नौकर न बनो, हो सकता है एपीजे अब्दुल कलाम हो जाओ, ठीक है, नौकर तो वो नहीं बने, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्रिमिनल इसे पढ़ते समय एक बात इस पर ध्यान देना चाहिए कि आपराधिकता कहां है, क्रिमिनलिटी कहां है, कहां पर अपराध का जन्म हो रहा है। वो कहता है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। यहां सारी आपराधिकता इस बात में है कि आपके कार्य से लोक प्रशांति के भंग होने की संभावना थी, या लोक प्रशांति भंग हो गई। आप वैध काम कर रहे थे, अवैध कर रहे थे, इससे मतलब ही नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग विधि विरुद्ध जमाव इसके संबंध में पढ़ना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे विधि विरुद्ध जमाव के कई खंड आएंगे। उनमें से एक खंड आएगा, वो कहेगा जब आप किसी अनुमित अधिकार अथवा अधिकार, ठीक है, इसके लिए भी विधि विरुद्ध जमाव गठित करेंगे। यानी अनुमित अधिकार, यानी उस अधिकार को प्रयोग में लाने का आपको हक है, अनुमित अधिकार है, अनुमति है, अधिकार है, फिर भी आप उसके उपभोग और उपयोग के लिए विधि विरुद्ध जमाव यानी लोक प्रशांति को खतरे में डालने का, ठीक है, जोखिम ये उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि लोक प्रशांति ये सामाजिक शांति से ताल्लुक रखती है, और विकास इसकी पहली गारंटी या इसकी पहली जरूरत शांति है। ये हमने कई बार आपके सामने ये बात रखी है कि विकास इसकी पहली जरूरत शांति है, और इसीलिए कहा जाता है कि शांति जिन दामों में ले वो सस्ती है सिवाय आत्मसम्मान के, ठीक है ना। जब आत्मसम्मान जा रहा हो तब तो फिर सिद्धांत ये कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तब तो सिद्धांत फिर ये है। सिद्धांत तो दोनों तरफ होते हैं, और आपसे अपेक्षा की गई कि आप विवेक युक्त प्राणी हैं, भगवान ने आपको विवेक दिया है, इसलिए आप निर्णय कर सके कि दो जो सिद्धांत हमें उपलब्ध हैं उनमें से कौन सा प्रयोग करने योग्य स्थिति है। ये आपसे अपेक्षा होती है। शांति ये नो डाउट आत्मसम्मान की कीमत पर यदि मिले तो महंगी है, अदरवाइज ये जिस मोल मिले सस्ती है, हमेशा चाहे जिस कीमत पर मिले, आत्मसम्मान की कीमत पर बिल्कुल नहीं, अन्याय की कीमत पर बिल्कुल नहीं। इतिहास में दो ही शांति दूतों का वर्णन मिलता है, एक अंगद और दूसरा श्री कृष्ण। दोनों ने शांति की स्थापना के सब प्रयत्न किए, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं, ठीक है। और दोनों जगह स्वयं जिन्हें हमने भगवान माना है वो खड़े हैं, और उन्होंने शांति का अंतिम प्रयास भी किया है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और आत्मसम्मान की कीमत पर फिर अगर शांति भंग होती तो हो, उसकी कोई बात नहीं है। अदरवाइज क्योंकि शांति विकास की पहली जरूरत है, शांति सुसंस्कृत जीवन की पहली जरूरत है, इसलिए आपराधिक विधि शांति की स्थापना का हर चंद प्रयास ये करती है, और इस प्रयास में वो ये भी घोषित करती है कि आप ऐसे जमाव गठित नहीं करेंगे जिनके सामान्य उद्देश्य निम्न प्रकार के होंगे। जमाव सिर्फ गठित किया, बस खत्म हो गई बात, सिर्फ जमाव गठित हुआ, लोक शांति को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जमाव गठित हुआ है।
ठीक है। और चूंकि उस जमाव के गठन का उद्देश्य एक निश्चित प्रकार का है और उस निश्चित प्रकार के उद्देश्य को लेकर जब भी कोई जमाव गठित होगा तो मानव अनुभव यह कहता है कि लोक प्रशांति यानी समाज की शांति वो भंग होगी ही होगी। ठीक है, सामाजिक शांति अगर यह भंग हुई तो जो विकास की जरूरत है ये सबसे पहले खत्म हो जाएगी। दिल्ली में एक ब्लास्ट ही तो हुआ है और तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हम उस घटना के महत्व को कम करना है, बिल्कुल नहीं। मूर्खों के साथ हर बात स्पष्ट करनी पड़ती, नहीं तो मूर्ख पिल जाता है फौरन, बिना ये सोचे कि हम मूर्ख हैं। वो अपनी बुद्धि के बारे में तो कभी सोचता ही नहीं, सदैव दूसरे पर, ठीक है, सवार रहने की कोशिश करता है। हम उसके महत्व को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि यूं तो ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनमें बहुत सारे लोग मारे गए, वहां तो सिर्फ संख्या 8 है, 8 या कुछ ज्यादा एक आध हो सकती है, हमें जहां तक याद है 8 है। लेकिन जो आतंक, ठीक है, ये फैलता है और इसके कारण से संबंधित स्थान पर जो गतिविधियां चलती हैं वे एडवर्सली प्रतिकूल तौर पर प्रभावित होती हैं। और जो सामान्य जनजीवन है, हो सकता है 8 से ज्यादा दिल्ली में रोज ट्रैफिक में मर जाते हो, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है 8 से ज्यादा होती हो, संभव है। लेकिन जो मृत्यु होने का तरीका है वो सामाजिक शांति को भंग कर रहा है। यह एक बहुत बड़ी बात है और इसलिए इस अपराध के साथ सरकार बहुत सख्ती के साथ निपटने का, ठीक है, विचार बना रही है और उस की घोषणा कर रही है। तो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, इनमें जो कल्पेबिलिटी है वो सिर्फ इसी बात में है कि चूंकि आपने ऐसा जमाव गठित किया है जिससे लोक शांति भंग होने का खतरा है। यद्यपि हुई नहीं हुई इससे मतलब नहीं, आपने अपना काम तो कर ही दिया। और चूंकि जमाव कहा, विधि विरुद्ध जमाव, जमाव शब्द है, इसका मतलब मोर देन 1 पर्सन हो गए। और मोर देन 1 पर्सन अगर 2 हो जाए तो जमाव कम से कम नहीं कहेंगे, या 2 लोगों के जमाव को जमाव कहना, आप कहे भले ही नहीं, लेकिन फिर भी यह भाषा के साथ बलात्कार जैसा दिखेगा अगर 2 लोगों के जमाव को आप जमाव कहें। हां, 4 लोगों के जमाव को जमाव कहा जा सकता है, लेकिन वो ये कि लाइन ऑफ डिमार्केशन कहीं पर खींचनी पड़ती, विधायिका ने 5 पर खींच दी। ठीक है, विधायिका ने 5 पर खींची है, नो डाउट 4 पर भी खींची जा सकती थी, लेकिन यह बात ऐसी ही है जैसे तुम्हारा नाम लक्ष्मी देवी के स्थान पर कटोरी देवी, यह भी हो सकता था। ठीक है, तो तुम कहो कि साहब कटोरी देवी क्यों नहीं है, तो ये कोई बात नहीं हुई। हां, जमाव में मोर देन 1 पर्सन होने चाहिए और वो मोर देन 1 पर्सन 2 से अधिक भी होने चाहिए, इतना भी लगता है। इसलिए विधायिका ने एक 5 की संख्या लेनी, कहीं पर तो कोई संख्या लेनी पड़ती है। अब 5 लोग अगर कहीं जमा हो गए तो क्या हम उस जमाव को विधि विरुद्ध जमाव माने? क्योंकि यहां इस जमाव को विधि विरुद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन 5 लोगों के जमाव का एक निश्चित प्रकार का उद्देश्य है और वो उद्देश्य धारा 189 में वर्णित, पूर्व में यह धारा 141 में वर्णित है। और उन उद्देश्यों से अगर जमाव संगठित होता है 5 या अधिक लोगों का, तो अक्सर यह देखा गया है कि लोक प्रशांति भंग होती ही है। इसलिए ऐसा जमाव जिससे लोक प्रशांति भंग हो जाने की संभावना है आपने गठित किया है,
इसलिए आपके जमाव को विधि विरुद्ध जमाव कहा गया है। ठीक है ना। प्रत्येक ऐसा जमाव जो 5 व्यक्तियों द्वारा संगठित है वो विधि विरुद्ध नहीं होता। ठीक है ना। ऐसे तो 5 लोग शादी में भी इकट्ठा होंगे, अन्य अवसरों पर भी इकट्ठा होंगे, तो क्या 5 लोग जैसे ही इकट्ठा होंगे जमाव विधि विरुद्ध हो जाएगा? नो। जब 5 या 5 से अधिक लोग एक निश्चित प्रकार का उद्देश्य, जो उद्देश्य कहां धारा 189 में विधायिका ने खूब विचार करके वर्णित किया है, जब उस उद्देश्य को लेकर 5 या अधिक लोगों का जमाव यह संगठित होता है, तब मानव अनुभव यह कहता है कि इस जमाव के संगठन से लोक प्रशांति के भंग होने का खतरा होता है। इसलिए इन निश्चित प्रकार के उद्देश्यों को लेकर जमा होने वाले जमाव को विधि विरुद्ध घोषित किया गया है और विधि विरुद्ध कहा गया है। इसका मतलब विधि विरुद्ध जमाव का संगठन करने वालों के संबंध में जो अपराधिकता है, जो कल्पेबिलिटी है, वो कहां पर है? विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के संबंध में जो कल्पेबिलिटी है वो निश्चित प्रकार के उद्देश्य जो कि विधायिका द्वारा धारा 189 में बताए गए हैं, उनको अपने उद्देश्य के रूप में स्वीकार करके एक जगह पर संगठित होने में है। यानी अपराधिकता, कल्पेबिलिटी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के संबंध में कहां पर आई? विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने में। ठीक है ना। और विधि विरुद्ध जमाव को विधि विरुद्ध हम मानेंगे कब? जबकि जमाव का एक सामान्य उद्देश्य है और वो सामान्य उद्देश्य स्वयं विधायिका ने विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के तौर पर धारा 189 में उल्लिखित कर दिया है। तब हम मानेंगे कि 5 या 5 से ज्यादा लोग जो इस उद्देश्य को लेकर कहीं पर इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव का संगठन किया है। अदरवाइज 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव है तो है, वो तो प्रार्थना के प्रयोजन से, जन्मदिन मनाने के प्रयोजन से, शादी करने के प्रयोजन से, शादी में भाग लेने के प्रयोजन से, किसी भी प्रयोजन से इकट्ठा हो सकते हैं। जुलूस के प्रयोजन से, धरने के प्रयोजन से, प्रदर्शन के प्रयोजन से इकट्ठा हो सकते हैं। वो जमाव विधि विरुद्ध नहीं है। कौन सा जमाव विधि विरुद्ध होगा? यह विधायिका ने स्वयं 189 में बताया है कि ये उद्देश्य, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द गोल्स, जिनको अचीव करने के लिए जब कोई 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव संगठित होता है तो हम उस जमाव को विधि विरुद्ध कहते हैं। यानी प्रत्येक जमाव जो 5 या 5 से अधिक लोगों से संगठित है वो विधि विरुद्ध नहीं होता। केवल कुछ उद्देश्य जिनको लेकर यदि जमाव संगठित किया जाता है तो उसे विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। वो 5 या 6 जो भी उद्देश्य हैं वो कहां 189 में वर्णित किए गए। ठीक है। 5 उन उद्देश्यों की बात बाद में करेंगे। ठीक है। क्रमवार 5 या 5 से ज्यादा लोगों का संगठन है, 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव है और उनका सामान्य उद्देश्य वो है जो विधायिका द्वारा विधि विरुद्ध जमाव के उद्देश्य के तौर पर धारा 189 में वर्णित किया गया है। सामान्य उद्देश्य, इस सामान्य शब्द को आपने सामान्य आशय इसके साथ भी पढ़ा है। ठीक है। और बड़ा कंफ्यूजन रहता है आशय और उद्देश्य में। और फिर वही बात कि आप शब्दों से किसी चीज को समझना चाहेंगे, शब्दों से उस संकल्पना को समझना चाहेंगे,
जिस संकल्पना का वाहक शब्द है तो कभी समझ में नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। अगर आप शब्द जिस संकल्पना का वाहक है उस संकल्पना को अपने अनुभव के आधार पर समझना चाहेंगे तो शब्द जिस संकल्पना का प्रवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है उस संकल्पना को समझने में कतई कोई कठिनाई होती नहीं। आप अपने अनुभव से समझिए। आप जब तक अपने अनुभव से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक शब्द जिस संकल्पना का वाहक, ठीक है, वाहक है, वो संकल्पना समझ में नहीं आ सकती। आप जब कोई काम करने चलते हैं, ठीक है, तब एक प्रकार की प्रेरणा आपके मन में पैदा होती है, जिस प्रेरणा के कारण आप उस काम को करने का निर्णय करते हैं, ठीक है ना। उस काम को करने का निर्णय करते हैं। काम क्या हुआ? उद्देश्य, आपकी शारीरिक गतिविधि का, ठीक है। क्योंकि कार्य इसे किस रूप में परिभाषित करता है विज्ञान? जब आप किसी विशेष दिशा में कोई बल लगाते हैं, ठीक है, और बल आप अपनी शारीरिक शक्ति इसी से लगाएंगे। तो जब आप कोई काम करने का निर्णय कर रहे हैं तो वो जो काम है वो उद्देश्य है, आपकी शारीरिक गतिविधि, क्योंकि उसी के माध्यम से आप उस काम को करोगे। तो काम जब फाइनलिटी को प्राप्त करेगा तो वो काम उद्देश्य है आपकी शारीरिक गतिविधि का। लेकिन ये जो शारीरिक गतिविधि आपकी शुरू हुई है, ये एक विशेष प्रकार की मानसिक प्रेरणा से शुरू हुई है। वो काम या वो उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य और काम में कोई भिन्नता नहीं है, उद्देश्य काम आपकी शारीरिक गतिविधि का जो अंतिम लक्ष्य है उसी को कहा जा रहा है, ठीक है। और इसलिए हम जो शारीरिक गतिविधि का अंतिम लक्ष्य है उसे उद्देश्य भी कह सकते हैं और उसे शारीरिक गतिविधि का अंतिम लक्ष्य भी कह सकते हैं। तो इस शारीरिक गतिविधि के अंतिम लक्ष्य अथवा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो मानसिक प्रेरणा आपके मन में पैदा हुई है, यह मानसिक प्रेरणा आपके मन में तभी पैदा होगी जब किसी भी कारण से आप उस शारीरिक गतिविधि के चरम लक्ष्य अथवा उद्देश्य का प्राप्त होना आपके लिए या अपने लिए हितकर ये मानते होंगे, अर्थात अपने लिए उपयोगी मानते होंगे। तभी अपनी शारीरिक गतिविधि के माध्यम से उस चरम लक्ष्य अथवा उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रेरणा आपके मन में पहली बार पैदा हुई होगी। और बस इस प्रेरणा को ही हेतु कहते हैं, यही हेतु है। लेकिन हेतु होने मात्र से आप उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर ये नहीं हो जाते, ठीक है। इसके बाद हेतु आपके मन में निवास करने लगा है, फिर आप इस हेतु, इस मानसिक प्रेरणा के मुताबिक उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। और सुअवसर देखकर, यानी अपॉर्चुनिटी जब आती है तो उस काम को करने के, यानी उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के आशय से अपनी शारीरिक गतिविधि प्रारंभ करते हो। यानी हेतु जब मन में होता है तब शारीरिक गतिविधि नहीं होती, सिर्फ प्रेरणा होती है, सिर्फ प्रेरणा, ठीक है। और जब आशय जन्म लेता है बस तत्काल शारीरिक गतिविधि प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। आशय गतिविधि का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। आशय गतिविधि का स्टार्टिंग पॉइंट है। उद्देश्य या चरम लक्ष्य शारीरिक गतिविधि का यह अंतिम लास्ट पॉइंट है। और हेतु या हेतु के तौर पर जो मानसिक प्रेरणा है यह ऊर्जा है उस शारीरिक गतिविधि के उत्पन्न होने के लिए। यह ऊर्जा ना हो तो वो शारीरिक गतिविधि नहीं होगी।
हाँ, अपवादिक स्थितियों में आपके पास कुछ करने के लिए कोई मानसिक प्रेरणा न हो, लेकिन परिस्थितियां आपको, ठीक है, किसी काम को करने के लिए प्रेरित कर सकते हो और आप तत्काल उस काम को करने के, यानी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के आशय से काम करना प्रारंभ कर भी सकते हो। तो कई बार हेतु नहीं भी होता है और फिर भी आशय, आपने काम साशय किया होता है। हाँ, अक्सर हेतु और आशय दोनों होते हैं, लेकिन हेतु चूंकि अंतरस्थ है, वो मानसिक प्रेरणा है, सिर्फ वो एक ऊर्जा है सिर्फ जो आपको कार्य करने की प्रेरणा दे रही है। इसलिए उसे पहचानने के लिए बहुत इन्वेस्टिगेशन या बहुत विवेचना की जरूरत होती है। और आशय चूंकि वहीं से काम शुरू हुआ होता है, तो उसे जानने के लिए बहुत विवेचना की जरूरत नहीं होती। भाई, आप सामने सामने साक्षियों के समक्ष उन साधनों का उपयोग करते दिखाई दे रहे थे जिन साधनों से वो परिणाम जो आप प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है, वो अक्सर प्राप्त होता ही है। तो बड़ी आसानी से जाना जा सकता है कि आप साशय उस प्रकार के काम को कर रहे थे, ठीक है ना। तो आशय स्टार्टिंग पॉइंट है और उद्देश्य अंतिम पॉइंट है। अब जब आशय स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जब भी काम सामान्य आशय से होगा, जब भी काम सामान्य आशय से किया जाएगा, तब तक दिमागों का पूर्व मिलन जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आशय को सामान्य होना है। आशय को सामान्य होना यानी हमने पहले भी कहा है कि एक दूसरे के आशय से सबको अवगत होना है। इसलिए परस्पर संवाद, परस्पर कन्वर्जेशन, परस्पर ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, ये होना जरूरी है, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है। इसीलिए सेक्शन 34 जो अब 3.5 है, वो सामान्य आशय की बात करता है। वहां दिमागों के पूर्व मिलन की बात की गई है कि काम स्टार्ट होने से पहले पूर्व मिलन दिमाग का होना चाहिए, तभी आशय को सामान्य कहा जा सकता है। अदरवाइज आशय इंडिविजुअल तो है लेकिन सामान्य नहीं है, ठीक है ना। आशय का सामान्य हो जाए आशय, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं तो काम शुरू होगा, क्योंकि वहां से काम शुरू होना है, ठीक है ना। आशय वो मानसिक प्रेरणा है जो आपको उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी शारीरिक गतिविधि इसे प्रारंभ करने का निर्देश देती है। इसलिए अगर आशय के ही बिंदु पर अपराध के कर्ताओं को सामान्य आशय धारित करना है, तो निश्चित तौर पर जितने अपराध करते हैं सबको अपराध की शुरुआत में ही अपने दिमागों का सम्मिलन ये करना ही होगा। अदरवाइज उनका आशय समान हो सकता है किंतु सामान्य नहीं हो सकता है। एक भी मारने का 5 थे, पांचों मारने का आशय रखते थे, लेकिन सामान्य नहीं था। सब अपने अपने मन में मिस्टर ए की हत्या का आशय रखते थे, अपने अपने मनों में। हमें यह नहीं मालूम था कि आप भी मारना चाह रहे हैं, आपको यह नहीं मालूम था कि ये भी मारना चाह रहे। मारना सब चाह रहे थे, ये सही है, ये सही है। लेकिन एक दूसरे की मानसिक दशा से अवगत हो सकें, इसके लिए हम लोगों में बातचीत जरूरी है। और जब बातचीत होगी तब हम ये जानेंगे कि आप भी मारना चाह रहे, आप जानेंगे कि हम भी मारना चाह रहे, और फिर आशय सामान्य हो गया। फिर जो आशय हम सबके बीच है वो अब सामान्य है, सबका। सामान्य माने जो सबका है, जो सबका है, जिसमें सब शामिल है, वो सामान्य कहा जाता है। आदमियत सामान्य है, ठीक है, सभी में। कहते हैं मानव के सामान्य गुणों की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो सामान्य गुण यही बताए जाते हैं। अगर आप चिकित्सीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो 2 आंखें, 2 पैर, 2, ठीक है, ये सारी चीजें। और फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दार्शनिक विचार के आधार पर देखें, तो मनोभाव, उनका वर्णन ये किया जाएगा। ये सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सब में पाई जाएंगी। सामान्य का मतलब होता है जो सब में पाया जाए। तो सामान्य आशय, आशय जो सामान्य है, तो सामान्य होगा कैसे?
आशय जो सबका है उसी को हम सामान्य कहेंगे। तो आशय सामान्य बनेगा कैसे? दिमागों का पूर्व मिलन चाहिए। जब तक दिमागों का पूर्व मिलन नहीं होगा आशय सामान्य नहीं हो सकता। क्यों? आशय स्टार्टिंग पॉइंट है। सब मिलकर पहले दिमागों का पूर्व मिलन करेंगे, तब काम की शुरुआत करेंगे, तब यह कहा जाएगा कि आशय सामान्य था, सामान्य उद्देश्य। यह काम का अंतिम बिंदु है। ठीक है, हमने आपको बुलाया कि फलाने के लाठी मारेंगे चल के, हमने आपको भी बुलाया, हमने आपको भी बुलाया, हमने आपको भी बुलाया। आप सब कभी नहीं मिले आपस में, लेकिन सब ये जानते हैं कि लाठी मारेंगे चल के। हमारा आशय तो आप सबके साथ सामान्य है, लेकिन आप सबका परस्पर आशय सामान्य नहीं है। अब जब आ गए आप सब लोग, और सब लोग, क्योंकि हमने कहा मारो, और सब लोग, सबको तो हम बता ही चुके मार नहीं है, अब सब मारना शुरू कर दिया। तो अब सामान्य उद्देश्य है, क्योंकि अब सब अवगत हो गए उद्देश्य से। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम उद्देश्य से अवगत नहीं थे। ठीक है ना? यानी दिमागों का पूर्व मिलन सामान्य आशय के लिए जरूरी है, लेकिन दिमागों के पूर्व मिलन की कोई जरूरत सामान्य उद्देश्य के लिए है ही नहीं। सामान्य उद्देश्य के लिए कहां है दिमागों के पूर्व मिलन की जरूरत? सब लोग परस्पर एक दूसरे के उद्देश्य को न जानते हुए भी, ठीक है, एक जगह पर संगठित हुए, और एक जगह पर संगठित होकर उन्होंने एक उद्देश्य की प्राप्ति इसे करने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए। ठीक है ना? और यहां पर वे सब अपने साथियों के उद्देश्य से अवगत हो गए। शुरुआत में कोई, चूंकि लास्ट पॉइंट है ना शारीरिक गतिविधि का, आप सब आ गए, शारीरिक गतिविधि 3/4 पूरी हो चुकी है। शारीरिक गतिविधि 3/4 पूरी हो चुकी है। सामान्य आशय में शुरू ही नहीं हुआ काम, और वहीं पर आशय सामान्य हो गया। यहां 3/4 काम आप पूरा कर चुके हैं। हमारी आपसे बात हो चुकी है, आप हथियार लेकर घटना स्थल पर आ गए हैं, तो 3/4 काम तो हो गया। अब तो सिर्फ मारना बाकी रहा। यहां पर हम सब एक दूसरे के उद्देश्य से अवगत हो गए। ठीक है ना? और फिर उसे मारा। ठीक है, अब उद्देश्य सामान्य हो गया। हम सब सामान्य उद्देश्य से काम कर रहे थे। तो दिमागों का पूर्व मिलन ये कोई आवश्यक चीज नहीं है सामान्य उद्देश्य के लिए। उद्देश्य का सामान्य होना ये मौके पर पता लग सकता है सारे लोगों को कि हम भी अमुक उद्देश्य से आए, आप भी अमुक उद्देश्य से आए, आप भी अमुक उद्देश्य से आए। हम ही ने सबको बता दिया कि अब सबको मारेंगे चल के। कोई सामान्य आशय नहीं हुआ, कोई षड्यंत्र नहीं हुआ हम लोगों के बीच। हम लोगों के बीच, सारे लोगों के बीच आशय को सामान्य करने के लिए दिमागों का पूर्व मिलन सारे लोगों के बीच घटित हुआ हो, यह जरूरी नहीं है। किसी भी ढंग से, किसी भी ढंग से, ठीक है, किसी भी ढंग से वहां दिमागों का पूर्व मिलन जरूरी है। यहां दिमागों के, ठीक है, पूर्व मिलन तो कह नहीं सकते। काम के अंतिम परिणति यानी काम का चरम लक्ष्य प्राप्त करने से पूर्व किसी भी विधि से, किसी भी विधि से, चाहे एक व्यक्ति ने सबको सबके उद्देश्य से अवगत करा दिया हो, चाहे उससे पहले सबने सबको कह रहे भाई तुम भी क्या मारने है, एक दूसरे से पूछकर उद्देश्य को सामान्य कर लिया हो, किसी भी ढंग से अपने उद्देश्य को सामान्य कर लिया है। लेकिन दिमागों का पूर्व मिलन यह सामान्य आशय की ही आवश्यक शर्त है, यह सामान्य उद्देश्य की आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है ना? वहां दिमागों के पूर्व मिलन सहित किसी भी ढंग से हो सकता, वाकई सब इकट्ठा बैठे हो और
दिमागों का पुनर्मिलन करके सामान्य उद्देश्य की जानकारी प्राप्त कर लिया। लेकिन काम 3/4 कंप्लीट हो चुका है, ये तथ्य ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और वहां काम की शुरुआत भी नहीं हुई, उससे पहले ही पूर्व मिलन होगा, और वह पूर्व मिलन ही एक तरीका है, ठीक है, आशय के सामान्य होने के लिए। और यहां पूर्व मिलन सहित कोई भी तरीका जो हो सकता है उद्देश्य के सामान्य हो जाने के लिए, ठीक है ना। तो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य जब अपने सबके सामान्य उद्देश्य से, ठीक है, एक जगह पर संगठित होते हैं तो उस जमाव को विधि विरुद्ध कहा जाता है, यदि उनका सामान्य उद्देश्य है वो उद्देश्य जो धारा 189 में विधि विरुद्ध जमाव के उद्देश्य के तौर पर विधायिका ने वर्णित किया है, ठीक है। तब उनके जमाव का जो अंतिम लक्ष्य है, ठीक है, उस उद्देश्य के आधार पर, उस उद्देश्य की सामान्यता के आधार पर उनके जमाव को विधि विरुद्ध जमाव इस रूप में रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई किया जाता है। अब सवाल ये देखिए, एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। हालांकि वही बात है कि आप तो ज्ञानार्जन करना ही नहीं चाहते, लेकिन हमारी भी आदत बुरी है, हम कंप्लीट बात बताने में ही हमें मजा आता है, ठीक है। बिना कंप्लीट बात बताए हमें आनंद ही नहीं आता, तो इसलिए हम भी अपनी आदत से मजबूर हैं। हालांकि आपकी कोई इच्छा वैसे पढ़ने की नहीं होती, आप तो चाहते हैं बस ट्रिक्स मिल जाएं, और ट्रिक्स जीवन में आपको कहीं नहीं पहुंचाती, वो तो सब बर्बादी होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला उससे, ठीक है। क्योंकि ट्रिक्स से अगर आप उन जगहों पर पहुंच भी गए, ठीक है, जिन जगहों पर पहुंचने की आपने कल्पना की है, तो आपसे पूर्व भी 10,000 लोग उन जगहों पर पहुंच चुके और मर के ऊपर जा चुके। उन 10,000 लोगों में से किसी का नाम भी कोई नहीं जानता, ठीक है। उन स्थितियों में पहुंचे हुए लोगों में भी वे ही याद किए जाते हैं जो ट्रिक से नहीं, अपनी क्षमता और पुरुषार्थ के आधार पर वहां पहुंचे हैं, ठीक है। तभी वो न्याय कर पाते हैं अपने पद के साथ भी, और उनकी पहचान भी फिर अलग ही होती है, ठीक है। तो उसने कहा कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का सामान्य उद्देश्य यह होना चाहिए, ठीक है, जो 189 में वर्णित है। यदि ऐसा है तो इस जमाव को विधि विरुद्ध और इसमें शामिल होने वाले को विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आईपीसी सिर्फ या बीएनएस सिर्फ उस सिचुएशन का जिक्र करती है अपराध की परिभाषा में जिस सिचुएशन के उत्पन्न होने पर व्यक्ति को संबंधित अपराध का दोषी कहा जाएगा, ठीक है। बीएनएस सिर्फ इतना ही करती है, उन परिस्थितियों का जिक्र करती है, ठीक है, जिन परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर व्यक्ति को संबंधित उपबंध के उल्लंघन के आधार पर अपराध का दोषी कहा जाएगा। सिर्फ उन स्थितियों का जिक्र करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन वे स्थितियां थी, इसको साबित करना पड़ेगा। जब तक आप इसको साबित नहीं कर देंगे कि वे स्थितियां थी, ठीक है ना, जिनके होने के आधार पर बीएनएस दंड के दायित्व के तौर पर किसी व्यक्ति को भारित करना चाहती है, जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि वो स्थितियां थी, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि बीएनएस में वर्णित स्थितियां थी और संबंधित व्यक्ति उन स्थितियों को उत्पन्न करने का दोषी है और इस आधार पर उसे दंड मिले, ये माना नहीं जाएगा। अब साबित किया कैसे जाए? इसी विषय पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसी विषय पर वही बताएगा कि कैसे साबित किया जाए, ठीक है। कैसे साबित किया जाए साक्ष्य अधिनियम बताएगा, और साबित करने का क्रम क्या हो, ठीक है ना, उसका ऑर्डर क्या हो, किस क्रम से साबित किया जाए, ये बीएनएसएस या सीआरपीसी ये बताएगी। एफआईआर लिखेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, प्राइमा फेसी एविडेंस का कलेक्शन होगा, सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट होगी, कॉग्निजेंस होगा,
ठीक है, कॉपीज दी जाएंगी, ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, देन सारी चीजें। तो कंप्लीट बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आपने कहा कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य आप माने जाएंगे यदि ये साबित किया गया, क्योंकि साबित किया गया लिखा नहीं है, लेकिन जो कंप्लीट पिक्चर है उसमें यही बात लिखी होनी चाहिए, या आपको ऐसा मानना चाहिए कि यही लिखा है। तो इसे ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि जब यह साबित कर दिया जाएगा कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव था, उनका सामान्य उद्देश्य यह था कि विधायिका ने जो विधि विरुद्ध जमाव के उद्देश्य के तौर पर 189 में वर्णन किया है, उनमें से कोई उद्देश्य इन्होंने अपने जमाव के उद्देश्य के तौर पर स्वीकार किया था और वो सामान्य था, यह आवश्यक शर्त है। तब यह माना जाएगा कि वो जमाव विधि विरुद्ध है। 5 लोग थे, जमाव का उद्देश्य भी वही था जो 189 में वर्णित है, लेकिन वो उद्देश्य सामान्य नहीं था, मीनिंग देयर बाय जमाव के कुछ सदस्यों का तो वो उद्देश्य था, लेकिन अन्य अवगत नहीं थे। ये सफलतापूर्वक साबित कर दिया बचाव पक्ष ने। आप कहते हैं 13 लोग, 15 लोग, 20 लोग मारने आए, ठीक है, एक मृतक को 20 लोगों ने मारा, ये आपका वर्जन है। मृतक के सिर्फ एक चोट पाई गई है और वो भी फायर आर्म इंजरी है। और उन 20 लोगों के जमाव में आप ये बताते हो, आप मीनिंग देयर बाय प्रोसिक्यूशन विटनेस ये बताते हैं कि सिर्फ एक आदमी के हाथ में फायर आर्म था, ठीक है, बाकी के हाथ में लाठी डंडे और ये सब था, ये बता रहे हैं प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। एक भी चोट बॉडी पर नहीं है फायर आर्म इंजरी के अलावा। तो ये कैसे मान लिया जाए कि 20 लोगों का उद्देश्य सामान्य था? ये नहीं माना जा सकता। ये कैसे मान लिया जाए? अगर 20 के बीच उद्देश्य सामान्य था तो लाठी डंडा इसकी भी तो कोई चोट होती। अरे तब जब इस सामान्य उद्देश्य के साथ थे कि इसे मार डालेंगे, तो फिर मार डालने में कोई कसर ये तो नहीं छोड़ते। तो एक गोली चलाता, बाकी सब जिसके हाथ में जो था वो मारता, या कम से कम कुछ मारते, कुछ बचाने आने वालों को रोकते, कुछ तो होता। यदि ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है तो खाली 20 लोगों का जमाव था इस आधार थोड़ी ना मान लिया जाएगा सामान्य उद्देश्य था। भाई खाली इस आधार थोड़ी मान लिया जाएगा, उद्देश्य सामान्य भी तो हो, सामान्य तो है नहीं, ठीक है। तो एक को हत्या के लिए दंडित करेंगे, ठीक है भाई, एक के खिलाफ मामला साबित हो रहा है। तो आपको चीजों को इस प्रकार समझना चाहिए। हालांकि आप जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीसी तैयार कर रहे हैं, बीएनएस तैयार कर रहे हैं, तो इस बात की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ज्ञान प्राप्ति के नजदीक पहुंचेंगे, यानी तब यह ज्ञान आपको हल्का करेगा, अदरवाइज आपके सिर पर बोझ बढ़ेगा। और वो अज्ञान है जो आपका बोझ बढ़ाता है। ज्ञान सिर्फ वही है जो आपको हल्का करता है। वही स्टडी मटेरियल क्या करेंगे, वो तो और बोझ बढ़ा रहा है, क्या करेंगे उसका, तो अज्ञान है, ठीक है, वो स्वयं कुछ नहीं करता। तो अगर चीजों को बहुत क्लियर समझेंगे तो बातें बहुत बढ़िया ढंग से और आसानी से समझ में आती। बाकी क्या है, बाकी आप याद कर लो, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध 189 विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा है, 190 में था विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, ठीक है, और 191 में था विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड। कर लीजिए यार, ठीक है, आपका काम इससे हो जाएगा। लेकिन जिसे कहते हैं ना मजा आ गया,
वो नहीं आता। ठीक है, और हमने फिर कहा है प्रयास हो मेहनत ना हो, प्रयास हो मेहनत ना हो। जब तक मेहनत है तब तक प्रयास नहीं है, मेहनत बिल्कुल ना हो। ठीक है, और जब मेहनत नहीं होती है और सिर्फ प्रयास होता है तो जो उतरता है, ठीक है, वो अद्भुत होता है। हमने सुबह भी कहा कि जब हम भी लेक्चर लेते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि आदत ही है, और उस दिन हम लेक्चर नहीं ले रहे होते, आपसे बात कर रहे होते सिर्फ। ठीक है, कोई लेक्चर नहीं, तब जो उतरेगा वो ज्यादा बढ़िया होगा बनस्पत जब हम लेक्चर लेंगे तब बहुत रफ रहेगा मामला। इसलिए प्रयास हो मेहनत न हो। ठीक है, यही मूल वाक्य है। तो आप देखेंगे 189 में कहता है विधि विरुद्ध जमाओ। अब यह स्थिति बनी है कि हम डेफिनेशन को पढ़ना शुरू करें। इससे पहले यह स्थिति नहीं थी कि हम डेफिनेशन को पढ़ते भी तो कुछ ना आता, कोई मतलब नहीं था डेफिनेशन को पढ़ देने का। ठीक है, अब कहता है विधि विरुद्ध जमाओ। कहता 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाओ विधि विरुद्ध कहा जाता है। अब देखिए, अब कल्पेबिलिटी ला रहा है वो, यानी शर्त ला रहा है, वो शर्त ला रहा है जिसके आधार पर विधि विरुद्ध कहा जाएगा। तो एक शर्त तो निकल आई। अब आप सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर क्या करते, तो क्या याद करने की जरूरत है, दिमाग में बोझ रखने की क्या जरूरत। ज्ञान वो है जो हल्का करे, वो 2 या 2 से अधिक लोग, या 5 या 5 से ज्यादा लोग। वहां दिमागों का पूर्व मिलन जरूरी, यहां दिमागों का पूर्व मिलन जरूरी नहीं है। ठीक है, ये 2 तो ऐसे ही निकल आए। बाकी अभी जब हम 149 पढ़ना शुरू करेंगे तो अंतर और निकालेंगे। ठीक है, वहां ठीक है, अपराध जिसके लिए सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य था वो नहीं, कुछ और घटित हो गया, तब स्थितियां क्या बनेंगी, उसके आधार पर अंतर हो जाएंगे। तो 2 तो यहीं से क्लियर हो गए कि उसके लिए दिमागों का पूर्व मिलन जरूरी, इसके लिए दिमागों का कोई पूर्व मिलन जरूरी नहीं। वो 2 या 2 से अधिक, ये 5 या 5 से ज्यादा। ठीक है, एक और अंतर निकल रहा है, वो सिर्फ साक्ष्य का एक नियम है। ये सारभूत अपराध है, सबस्टेंटिव ऑफेंस है, ये भी अंतर निकल रहा है। इसके लिए किसी स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है, और अगर स्टडी मटेरियल लिए घूमोगे तो कुछ नहीं आने वाला। स्टडी मटेरियल क्या है, दिमाग में या कपाल में सुराख करके खुद घुस जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये घूमो स्टडी मटेरियल। ठीक है, इस सब से कुछ नहीं होता, अनुभव सब कुछ है, और अगर उसको समझने की कोशिश की जाए तो सब कुछ हो जाता है। कहता 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ सामान्य उद्देश्य हो, यानी देयर शुड बी सम एविडेंस। क्योंकि आपके कहने के आधार पर हम थोड़े मान लेंगे, हम मीनिंग देयर बाय कोर्ट, तो आपके कहने के आधार पर तो नहीं मान लेगा कि आप सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के हो, आप सब बता रहे हो कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जमाव था और उनका सामान्य उद्देश्य था, और सामान्य उद्देश्य ये था। अरे वाह भाई वाह, आप कुछ एविडेंस तो लाओ, कुछ कथन, कोई काम, कुछ तो लो। अरे कोई साक्षी लाओ जो ये कह रहा हो कि साहब हमने सुना अपने कानों से, ये 5 लोग आपस में बात कर रहे थे कि अभी निकलेगा मारेंगे। ठीक है, मौखिक साक्ष्य तो है, ठीक है, पता लग रहा है कि सब एक दूसरे के उद्देश्य से अवगत थे, और उद्देश्य अपराध का किया जाना था। ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव का साक्ष्य मौखिक साक्ष्य के तौर पर मिल गया। कहीं कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस ढंग का हो, ठीक है, सबने जाकर एक निश्चित समय पर एक दुकान से कारतूस खरीदे थे, बाद में हत्या हो गई। ठीक है, जस्ट आफ्टर 1 और 2 आवर्स तो दुकान से जो 5 लोगों ने कारतूस खरीदे, ये दस्तावेजी साक्ष्य है। ठीक है, कुछ तो हो। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोसिक्यूशन मस्ट शो सम एविडेंस। हां, अगर एविडेंस है इस ढंग का कि 5 या 5 से अधिक लोगों का न सिर्फ जमाव था बल्कि उसका सामान्य उद्देश्य, ठीक है, निम्न प्रकार के उद्देश्यों में से एक था, तो निश्चित तौर पर यह विधि विरुद्ध जमाव
और साक्ष्य के संकलन का काम यही इन्वेस्टिगेशन में होगा। ठीक है, और फिर उस साक्ष्य का क्रमशः प्रस्तुतिकरण का काम ये ट्रायल में होगा। और साक्ष्य जिसे आप साक्ष्य कह रहे हो वो साक्ष्य की डेफिनेशन में है या नहीं, ये एविडेंस एक्ट से तय होगा। और उस साक्ष्य का साक्षिक मूल्य कितना माना जाए, ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियमों में जो कुछ कहा गया उसके मुताबिक तय होगा। तो आप देखेंगे एक कंप्लीट ट्रायल कैसे चलता है। हां, उन स्थितियों को जिनको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा बताए गए क्रम से साबित किया जाएगा, वे परिस्थितियां बीएनएस या आईपीसी में वर्णित हैं, उन्हीं को जब आप साबित करेंगे तो ही दंड के रूप में कोई दायित्व उत्पन्न होगा। लेकिन साक्ष्य तो देना होगा, बिना साक्ष्य दिए कोई काम नहीं चलने वाला है, साक्ष्य तो देना होगा। तो कहता है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है, ठीक है, यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। पहला कहता केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को, तो इन 4 को तो याद करने में कोई जरूर ठीक है कठिनाई नहीं। 2 विधायिकाएं हैं और 2 कार्यपालिकाएं हैं, क्योंकि देश में संघात्मक शासन है तो 2 विधायिकाएं होंगी ही होंगी और 2 कार्यपालिकाएं होंगी ही होंगी, तो दोनों लिखी हैं। ठीक है, उसके अलावा या किसी लोक सेवक, ठीक है, यानी विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा जब 5 या 5 से अधिक लोगों का जमाव होगा और उसका सामान्य उद्देश्य होगा। ठीक है, कौन सा, कि भारत की संसद को, किसी राज्य के विधानमंडल को, भारत की सरकार को या किसी राज्य की सरकार को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित किया जाए, यह सामान्य उद्देश्य। लोक सेवक को आतंकित किया जाए, पब्लिक सर्वेंट को, यह नहीं लिखा है जब वो विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को आतंकित किया गया तो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूल कैपेसिटी है, वो हर समय पब्लिक सर्वेंट नहीं है। जिस समय वो पब्लिक सर्वेंट की या पब्लिक सर्वेंट में निहित विधिपूर्ण शक्ति जो है उसका उपयोग कर रहा है, उसी समय वो पब्लिक सर्वेंट है, अदरवाइज तो व्यक्ति है, उसकी ड्यूल कैपेसिटी है। क्योंकि मूर्ख टाइप का आदमी ये समझ नहीं पाता, इसीलिए वो कहता नरेंद्र मोदी ने तो ये कर दिया। अरे वो उन्होंने जो किया वो प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में किया है, वो तुम करने के लिए अनुमित नहीं हो। तुमको हम भी नवाज शरीफ से बैठ के वार्ता करेंगे और वो तो नरेंद्र मोदी भी करते हैं, तो तुम्हारे पड़ेंगे जूते और तुम जाओगे जेल। ठीक है, उनकी ड्यूल कैपेसिटी है। और नरेंद्र मोदी की हैसियत में अगर वो भी करते मिल गए तो मुकदमा उन पे भी कायम होगा। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में वो कर सकते हैं। तो ये मूर्खों को समझ में नहीं आता, वो तो ड्यूल कैपेसिटी पब्लिक सर्वेंट की होती है, वो व्यक्ति भी है, वो लोक सेवक भी है। जिस समय वो लोक सेवक की कैपेसिटी में काम कर रहा है उस समय, अर्थात वो जब लोक सेवक में निहित विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग कर रहा है उस समय आप आपराधिक बल, ठीक है, द्वारा, यानी सीधे सीधे उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा कर नहीं रहे लेकिन प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके द्वारा उसे आतंकित कर रहे हो, या आतंकित करना आपका उद्देश्य है। आतंकित किया या नहीं किया, यह उद्देश्य है सामान्य, कि आपराधिक बल का प्रयोग करेंगे या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेंगे, यह सामान्य उद्देश्य है आपका। आतंकित इस शब्द की व्याख्या पिछले क्लासेस में की गई है कि आतंकित संत्रास या भय इससे अधिक है। ठीक है, संत्रास में सिर्फ मानसिक पीड़ा, क्षोभ आदि ये होते हैं, भय में सिर्फ भय होता है, लेकिन आतंकित में व्यक्ति को इस प्रकार का अनुभव होता है कि हमने इनकी बात नहीं मानी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसे आतंकित करना कहते हैं। तो ये करना आपका सामान्य उद्देश्य है। और अब 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं और इस बात का एविडेंस मौजूद है कि यह उद्देश्य आप सबका था, अर्थात आप सब इस उद्देश्य से अवगत थे और उसके बाद भी
5 या 5 से ज्यादा लोगों के जमाव के रूप में संगठित थे, बैठे हुए थे, जमाव का गठन किए हुए थे, तो आपने विधि विरुद्ध जमाव गठित किया है, ये कहा जाएगा। ये एक स्थिति हुई, 4 स्थितियां बकाया है, समय समाप्त है लगभग, ठीक है। तो 4 स्थितियों की चर्चा अब नहीं हो सकती, इसलिए शेष चर्चा कल करेंगे। देखें।